बीते दिनों बहुत अच्छी बात कही थी हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कि वर्तमान युग युद्ध का युग नहीं है। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है, कैसे होता है, कब कहा जाएगा, कब ये पद दिया जाएगा कि आप लोकसभा में विपक्ष के नेता कहलाएंगे। फिर है कश्मीर के मुद्दे के बजाय अपने अंदरूनी मामले पर ध्यान दे, भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है यूनाइटेड नेशन में। स्वागत है आप सभी का हमारे आकार आईएएस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं आकार आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे लगातार जनसत्ता अखबार और अन्य महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक पूरा सीरीज चलाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग में आपके लिए काफ़ी सहायक हो सकता है। क्योंकि चाहे वो जीएस पेपर फर्स्ट हो या फोर्थ या फिर ऑप्शनल पेपर्स, ये सभी आज के दौर में जो एग्जामिनेशंस हेल्ड कराए जा रहे हैं यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी के द्वारा, उसमें करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी ऐसा प्रश्न अगर हम सब्जेक्टिव की बात ना करें तो अदर्स जो रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस में करंट अफेयर का पोर्शन बैक पोर्शन से बना हुआ है। यानी अगर कहें तो बैकग्राउंड में करंट अफेयर है और सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसलिए आकार आईएएस ने डिसाइड किया कि लगातार जिसमें हिंदी माध्यम को संघर्ष करना पड़ रहा था कि वो कैसे अखबार को पढ़े, एक न्यूज़पेपर को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, कैसे करंट अफेयर के लिए वो ब्रह्मास्त्र चला सके, तो आइए हम आपके लिए पैदा करना चाहते हैं नजरिया मेंस का। आपके माइंड में ऐसा माइंड मैप बनाना चाहते हैं कि डेली न्यूज पर आधारित आपका माइंड मैप बने और आप अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करें कि यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन में ट्रेंड योर ब्रेन के साथ आप हिंदी माध्यम में ब्रह्मास्त्र की तरह से करंट अफेयर और न्यूज़पेपर का एनालिसिस करके ऐसा कंटेंट तैयार करें जो आपको सहायता दे और एक रास्ता दिखाए, जिस रास्ते को कहते हैं मेंस की राह। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा चलो परिभाषा ढूंढें। चलो परिभाषा ढूंढें में ऐसा नहीं है कि हर चीज की परिभाषा आपको ढूंढनी है, बल्कि उसमें कुछ हेडिंग्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको यह पता करना है कि वो कौन सा ग्रुप है, कौन सा आर्टिकल है, उसमें क्या आपको जानना है, वो आर्टिकल किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है किसी पेपर्स के लिए, तो उसके विषय में भी जानना है। फिर दूसरा है संपादकीय, ये संपादकीय पे आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे। फिर इंपॉर्टेंट एक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, योजनाओं के बारे में, नए बिल्स आते हैं उनके बारे में। इंपॉर्टेंट साइट्स, वर्ल्ड मैप का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही एग्जाम के लिए, या फिर पीसीएस हो या यूपीएससी हो, हर साल 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और एस्से राइटिंग के लिए कोटेशन भी हम दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं यहां से मेंस की राह। आर्टिकल आया था 5 अगस्त में कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा 18 साल हो। यानी ये सिफारिश कर रही है संसद की एक स्थायी समिति। अब यहाँ 2-3 बातें निकल के आ गई। पहला तो क्या 18 साल किया जाना उचित है या नहीं है। दूसरा निकल के आया कि ये अस्थाई समिति और अस्थाई समिति क्या होती है। एक है स्थायी समिति और एक होता है अस्थाई समिति। इसके बारे में आप पता करिए कि ये संसद की स्थायी समितियां और अस्थाई समिति क्या होती है, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे भी आपको एक पोर्शन मिल गया प्रीलिम्स के लिए, तो इस पे बेस्ड है। अब यहां आप देखिए कह रहा है कि संसद की एक अस्थायी समिति ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल की जानी चाहिए। अब प्रश्न इस पे बनाया गया है कि क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए वर्तमान उम्र सीमा, तो वर्तमान उम्र सीमा क्या है, लोकसभा में और विधानसभा में चुनाव लड़ने की जो सीमा है वो 25 साल है। 25 साल का व्यक्ति लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव लड़ सकता है, जबकि राज्यसभा के लिए क्या है 30 वर्ष है। ठीक है, 30 वर्ष का व्यक्ति ही राज्यसभा में जा सकता है और विधान परिषद में। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या इनकी वर्तमान उम्र सीमा जो कि 25 साल है उसको परिवर्तित किया जाना लोकतंत्र को मजबूत करेगा? आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब किसी भी मेंस की आंसर राइटिंग में की पॉइंट्स पकड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। की पॉइंट्स कहते किसे हैं? पहला है कि
लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए। तो सबसे पहले ये आपको बताना होगा कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता कैसे है, करवाता कौन है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्तमान उम्र सीमा, फिर आपको 25 साल उम्र सीमा बतानी होगी। परिवर्तित किया जाना यानी बदलने के लिए सिफारिश की जा रही है, तो इसका क्या असर पड़ेगा, और असर में क्या पूछ रहा है आपको अपने से नहीं बताना है, हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। लोकतंत्र को मजबूत करेगा। अब आपको लोकतंत्र बताना। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन। और इस लोकतंत्र की सबसे प्रमुख कड़ी है वो युवा आबादी जो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी देश के समृद्धशाली इतिहास और आर्थिक विकास के लिए युवा आबादी का सशक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन का वर्तमान आंकड़ा है कि भारत के पास जो युवा आबादी है वो विश्व की सर्वाधिक आबादी है। और ऐसी युवा आबादी जो 2040 तक लगभग हमारे वहां जनसांख्यिकी की लाभांश बना रहेगा। इस जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है और इसको लाभ उठाने के लिए हम जो 18 साल का क्राइटेरिया संसदीय समिति सिफारिश कर रही है वो कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है लोकतंत्र को और बढ़ावा देने के लिए। लोकतंत्र जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा उनको स्वतंत्रता और उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ देश को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग ही क्या होगा, लोकतंत्र को मजबूत करेगा। अब एक व्यक्ति, एक महिला, एक पुरुष, एक ट्रांसजेंडर 18 साल की उम्र का है तो वोट दे सकता है, तो फिर चुना क्यों नहीं जा सकता है? ये आलोचनात्मक मूल्यांकन है। तो मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं यहीं से कि आप इसके पॉजिटिव पॉइंट में लिखेंगे कि 18 साल का होते ही अगर कोई बालिग हो सकता है, अगर बैंक खाता धारक बन सकता है, अगर कोई काम कर सकता है, अगर वो वोट दे सकता है, तो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता है? चुनाव भी लड़ सकता है। तो ये डिफरेंसेस खत्म किया जाना चाहिए आजादी के 75 साल बाद भी, ठीक है। तो ऐसी चीजें, कुछ पॉइंट इसके पॉजिटिव वाले यहां मिल जाएंगे और निगेटिव पॉइंट आपको सर्च करना है और एनालिसिस करना है, क्योंकि अगर सब कुछ बता दिया जाएगा तो फिर आप सोचने और समझने की क्षमता आपकी समाप्त हो जाएगी और आप अपना माइंड मैप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। आलोचनात्मक मूल्यांकन में पॉजिटिव पॉइंट को ज्यादा रखते हैं, निगेटिव पॉइंट को थोड़ा कम रखते हैं, और फिर फाइनली टिप्पणी जो करते हैं उस टिप्पणी को आगे का विचार रख करके पॉजिटिव टर्म में, सुधारात्मक टर्म में निष्कर्ष लिखना चाहिए, कंक्लूजन लिखना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस पे आधारित है कि पाकिस्तान की संसद 9 अगस्त को भंग होगी और 90 दिनों के भीतर नया चुनाव होगा, बताइए। अब इस पे प्रश्न आधारित किया गया है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र आजादी के 75 वर्ष बाद भी अपने बाल अवस्था में बना हुआ है। इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए। क्या कारण है कि वहीं एक ही धरती के दो टुकड़े हुए पाकिस्तान और भारत, जिसमें भारत में लोकतंत्र 1947 से लेकर के 2023 तक लगातार मजबूत रहा। यहां लोकतांत्रिक संस्थाएं संवैधानिक मूल्यों के साथ कार्य करती रहीं और संविधान के इतर नहीं गईं, जबकि पाकिस्तान में लगातार सैनिक शासन होता रहा, लोकतंत्र का हनन होता रहा। लोकतंत्र के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को अपदस्थ करके उनके पद से हटा करके सेना ने शासन किया और लोकतंत्र को कमजोर किया। कहा जाता है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और तख्ता पलट करके सैन्य शासन लाया गया, वही पाकिस्तान के लोकतंत्र की आखिरी शिला थी जो टूट गई। उसके बाद पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाया। और एक बात तो यह भी कही जाती है कि लोकतंत्र का शासन प्रशासन जो पाकिस्तान में है वो सैन्य प्रशासन के नीचे है और पाकिस्तान का सारा ढर्रा, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति रावलपिंडी के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं से फैसले लिए जाते हैं जो पीएमओ तक पहुंचते होंगे। तो इसी के आधार पे आपको बताना है कि बाल अवस्था में बना हुआ है। बाल अवस्था क्या? जिसके सोचने समझने की क्षमता ज्यादा नहीं होती है, जिसको किसी ना किसी के अपब्रिंगिंग कराए जाने की आवश्यकता होती है, उसको बाल अवस्था कहते हैं। गार्जियंस होते
होते हैं, तो इनके लिए गार्जियंस कौन बना हुआ है? अभी भी सेना बनी हुई है और ये बाल अवस्था में है, परिपक्व नहीं हो पा रहे हैं। वहीं भारत का लोकतंत्र उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है और विकसित होते चला जा रहा है। प्रत्येक 5 वर्ष पे अच्छे से चुनाव हो रहा है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का चुनाव हो रहा है। भारत की संवैधानिक संस्थाएं जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सबसे बड़ी पक्षधर हैं, अगर इंदिरा गांधी जैसा 2 वक्त के लिए अगर उनका इमरजेंसी का शासनकाल देखा जाए, जो तानाशाही रवैये का शासनकाल है, उस वक्त उनकी संसद की सदस्यता भी यही भारत की लोकतांत्रिक संस्था सुप्रीम कोर्ट उसको समाप्त करती है। वहीं भारत का सुप्रीम कोर्ट आज भी भारत के लोकतंत्र को बचाए हुए है, क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान के अनुच्छेदों का संरक्षक बनाया गया है। वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इसके आधार पे आपको यहां विश्लेषण करना है। और विश्लेषण कैसे किया जाता है? विश्लेषण करने का मानक यह है किसी भी प्रश्न में कि आप विश्लेषण करिए कि ये जो बात कह रहा है, ये जो प्रश्न में बात दी गई है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र बाल अवस्था में बना हुआ है, क्या ये सच में सही है या गलत है? यही विश्लेषण करना है। अगर सही है तो तर्क दीजिए, अगर गलत है तो भी तर्क दीजिए, और दोनों के साथ आपको उत्तर लिखना है और फिर निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपके सामने वो संपादकीय पर आधारित है, और संपादकीय में आया था महिला अस्मिता से जुड़े सवाल। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। ये पूरे आर्टिकल जो बेस्ड है वो यहाँ पे समराइज हो गया है, यहीं पे समराइज होकर के आपको पढ़ना है, और इसको आप पूरा देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, आपको पूरा पढ़ना है। मैं यहाँ से बता रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि सिर्फ सामाजिक या राजनीतिक मंचों से महिला सुरक्षा के नारे लगाना या संविधान में संशोधन करके उन्हें संपत्ति में अधिकार दे देना ही महिला सशक्तिकरण को मूर्त रूप नहीं दे सकता है। यानी अभी भी महिला सशक्तिकरण जो भारत में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। आज भी जो विश्व में वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक निकलता है उसमें भारत की स्थिति लचर बनी हुई है। 120, 130, 140 ऐसे भारत की रैंकिंग आ रही है। क्या कारण है कि आज भी भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता तो महिलाओं को है, लेकिन राजनीतिक उन्नति नहीं प्राप्त हो पा रही है। स्वतंत्रता और उन्नति में डिफरेंस है। स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है और उन्नति उपलब्ध कराई जाती है। उन्नति उपलब्ध तब कराई जाएगी जब पुरुषवादी मानसिकता कहेगा कि आधी आबादी को भी भारत की संसद, विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा में क्या होना चाहिए? बराबर का हक मिलना चाहिए। आज 543 सांसद और महिला सांसद, उनमें सिर्फ 52, 50, 60। क्या ये आंकड़ा उचित है? क्या आधी आबादी का ये हक है राजनीतिक रूप से? समाज में आज भी भारत में पढ़ी लिखी महिलाएं भी अगर विवाहित होकर के किसी परिवार में जाती हैं तो भारत का परिवार अगर निर्णय ले रहा हो तो उस निर्णय में सर्वाधिक पुरुषों के द्वारा बताए गए उपायों पे विचार किया जाता है, महिलाओं द्वारा बताए गए उपायों पे नहीं। इसके लिए समाज, राज्य, प्रशासन, शिक्षण संस्थान और स्वयं महिलाओं को ठोस कदम उठाने होंगे। अब यहां देखिए, ये जो प्रश्न आपको मिलने जा रहा है उसका उत्तर यहां है, इस शब्दावलियों में है कि आखिर जो महिला सशक्तिकरण है। अब प्रश्न देखिए, जब तक पुरुष को तार्किक, स्वतंत्र, सार्वजनिक इकाई और महिला को एक भावनात्मक, आश्रित और निजी इकाई के रूप में देखा जाता रहेगा, तब तक महिलाओं को सशक्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा, तो ये अगर कह रहा है तो कह रहा है मूल्यांकन कीजिए, यानी इसको आपको बताना है कि सही है कि नहीं है। तो आप बताएंगे कैसे कि बिल्कुल ये सत्य रूप है कि आज भी भारत में महिलाओं को भावनात्मक रूप से, आश्रित रूप से एक निजी इकाई माना जाता है कि उसको संरक्षित करना है, उसको खिलाना पिलाना है, बच्चे उत्पन्न कराने हैं, उपभोग की वस्तु, ये सारी चीजें आज भी भारत के समाज में बनी हुई है कहीं ना कहीं। आप देख रहे हैं कई सारे केसेस आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। अगर पुरुष कर दे तो वो उसको सर्वांगीण अधिकार है, और अगर ज्योति मौर्य कर दे तो महिला है, कैसे कर सकती है, महिला को पढ़ाया जाना नहीं चाहिए। बल्कि इसके पीछे जाकर के एक दूसरी बात होनी चाहिए कि आखिर
महिला सशक्त हो और पुरुष सच में ज्यादती कर रहा हो तो उसको छोड़ने का भी अधिकार उसको मिलना चाहिए। वो सशक्त हो गई, अगर वो पढ़ती लिखती नहीं तो जान पाती कि पुरुष की मानसिकता क्या है, नहीं है। तो एक तरफ तो ये बात हो गई, लेकिन आज दूसरा पक्ष ये भी है कि महिला सशक्तिकरण का दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। पुरुष अगर अच्छा है, ससुराल पक्ष अगर अच्छा है, तो महिलाओं की तरफ से अत्याचार भी हो रहा है। बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो आपको तटस्थता रखनी है, ना बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना है, ना बहुत ज्यादा लिबरल हो जाना है। आपको प्रश्न में ऐसा उत्तर देना है जो तार्किक लगे और उदाहरण के साथ आप पेश कर सकें। तो एक उत्तर का क्रम क्या होगा कि कह रहा है कि आखिर महिला सशक्तिकरण का इस प्रश्न में आप उत्तर देंगे कि कैसे महिला सशक्तिकरण लाया जाए और कौन लोग लाएंगे। तो यहां देखिए जरा, यहां सीधा आपको उत्तर मिल जाएगा। उत्तर मिलेगा कौन? समाज को काम करना होगा, राज्य को काम करना होगा, जिले स्तर पे प्रशासन को काम करना होगा, और यहीं तक नहीं, शिक्षण संस्थानों को काम करना होगा। और सिर्फ यहीं तक भी नहीं, बल्कि स्वयं महिलाओं को अपने अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा, यानी स्वयं महिलाओं को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। अब इसी चीज को आप डिफाइन कर दीजिए कि समाज को क्या क्या कदम उठाना है, राज्य को क्या क्या कदम उठाना है, प्रशासन को क्या कदम उठाना है। समझ रहे हैं? तो आपका इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ेगा। चलो परिभाषा ढूंढें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124, मुझे यकीन है कि शायद आपको पता हो, यह भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज सब कुछ आप जानिए। कौन गठन करता है, कब गठन हुआ, कब इसकी बिल्डिंग बनी, किसने बनाया था, कितने न्यायाधीश, शुरुआत में 1947 में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे, अभी कितने न्यायाधीश हैं, इनको कैसे चुना जाता है, कौन हटाता है, कैसे हटाया जा सकता है, इनके अधिकार क्या हैं, ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं नागरिकों के अधिकार को, इनका क्षेत्रीय अधिकार क्या है, इनका अपीलीय अधिकार क्या है, इनका प्रारंभिक अधिकार क्या है, ये सभी जानना है। ये है चलो परिभाषा ढूंढो, ऐसे काम करना है। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है, कैसे होता है, कब कहा जाएगा, कब ये पद दिया जाएगा कि आप लोकसभा में विपक्ष के नेता कहलाएंगे, क्या मानक रखा गया है इसका, क्या संविधान में उल्लेख है या संसद की परंपरा में है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। ठीक है, ये पता करिए। न्यायिक अवमानना क्या है, न्यायालय की अवमानना करना, ये कहाँ आता है? ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 में आता है, जिसमें अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो फैसला देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला भारत के सभी राज्य क्षेत्र में अप्लाई होगा और उसको संरक्षित रखा जाएगा, और हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे, और हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला राज्य के सभी व्यक्तियों पर और सीमाओं पर लागू होगा। और अगर इसकी कोई अवहेलना करता है तो आपराधिक और सिविल दोनों मामले में न्यायिक अवमानना हो सकती है। ठीक है, इसके लिए क्या सजा का प्रावधान है? न्यायिक अवमानना के लिए किससे पहले पूछना पड़ता है, तब न्यायिक अवमानना का केस चलता है। आईपीसी की धारा 124 क्या है? इसका बड़ा पुरातन इतिहास है। महात्मा गांधी पे यह लगाया गया था, बाल गंगाधर तिलक पे यह लगाया गया था। इसका पूरा इतिहास पता करिए। ठीक है, क्यों अंग्रेजों ने इसको बनाया इंडियन पिनल कोड में? महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है? न्यायाधीशों पर राष्ट्रपति के जैसा महाभियोग का मतलब क्या है? एक है महाभियोग जो राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, लेकिन भारत के न्यायाधीशों को अगर पद से उनके आयु सीमा खत्म होने से पूर्व या उनका टर्म खत्म होने से पूर्व अगर हटाना है तो ये काम सिर्फ संसद कर सकती है, और उसके लिए कहा जाता है राष्ट्रपति के जैसा महाभियोग, ना कि राष्ट्रपति वाला महाभियोग। तो ये पता करें। अगला है वर्ल्ड इंपॉर्टेंट एंड इंडिया लेवल का साइट्स। गौरी कुंड कहाँ पे है ये पता करिए। अंडमान सागर, टोक्यो, मैक्सिको, डियागो गार्सिया ये अमेरिकी बेस है। भारत के हिंद महासागर में अमेरिका का नौसेना बेस है इस द्वीप पर, डियागो गार्सिया, हिंद महासागर में। बैंकॉक के बारे में पता करें। इंपॉर्टेंट एक्ट्स, योजनाएं और ऑर्गेनाइजेशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में आया था। ऑस्कर पुरस्कार कैसे दिया जाता है, कब से दिया जाता है? प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, इसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, कौन इसका मुखिया होता है, कैबिनेट सचिव या कौन होता है? अंतर सेना संगठन कमान विधेयक आया हुआ है, ये क्यों आया है, इसके प्रावधान क्या है? इंपॉर्टेंट एस्से कोटेशन, क्या है ये कोटेशन? पूर्ण यानी पूरा नहीं, अनिश्चित
यानी निश्चित ना हो। भ्रष्ट, ये भ्रष्टाचार कई तरीका का है। पहला तरीका है धन को भ्रष्ट रूप से लेना, दूसरा भ्रष्ट दिमाग रखना, भ्रष्ट राजनीति करना, भ्रष्ट सामाजिकता व्यवहार करना, परंपराओं का इसलिए अनुसरण करना कि हम फैसले की गलतियों से बच सके। यानी अगर कोई फैसला लिया है और वो गलत फैसला है और हम उसको सही ठहराने के लिए क्या कर रहे हैं, अपूर्ण, अनिश्चित और भ्रष्ट परंपराओं का अनुसरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अगर काम करेंगे तो एक गलती से दूसरी गलती को छिपा सकेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं गलतियों से गलतियों को छिपाना एक नई गलती को उत्पन्न करता है। इसलिए सदैव याद रखें, पाप के बदले पाप करेंगे तो पाप ही उत्पन्न होगा। पाप को पुण्य काटता है, अशुभ को शुभ काटता है, अशुद्ध को शुद्ध काटता है। यह हमेशा याद रखिए। कभी अशुद्ध के साथ शुद्ध उत्पन्न नहीं हो सकता, कभी अशुभ के साथ शुभ उत्पन्न नहीं हो सकता। आप अनुचित अनुचित करेंगे और उचित की आकांक्षा रखेंगे, कभी नहीं हो सकता। अनुचित को उचित के साथ ही काटा जा सकता है। तो इस कोटेशन को अगर आज वर्तमान में देखा जाए, जो कह रहा है कि अपूर्ण, अनिश्चित अथवा भ्रष्ट परंपराओं का इसलिए अनुसरण करना कि हम फैसले की गलतियों से बच जाएं, केवल एक खतरे को दूसरे में परिवर्तित करना है। ये वेटले ने कहा था, महान दार्शनिक रहे हैं ये जीएस पेपर 4 में इनके बारे में भी आपको पढ़ना है कि ये कौन से दार्शनिक थे, इन्होंने किस तरह के विचार दिए हैं। तो इस विचार को अगर देखना हो तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रशिया और यूक्रेन के चल रहे वॉर में रशिया क्या अनुसरण कर रहा है, अपूर्ण, अपूर्ण, खबर नहीं है, पता नहीं है कि हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, अनिश्चित, इस युद्ध का कोई निश्चय नहीं है, 1.5 साल हो गया अभी भी युद्ध जारी है। भ्रष्ट परंपरा, क्या यही परंपरा है कि युद्ध से ही हम चीजों का समाधान कर सकेंगे? ये भ्रष्ट राजनीतिक परंपरा है जिसका अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। बीते दिनों बहुत अच्छी बात कही थी हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कि वर्तमान युग युद्ध का युग नहीं है। इससे आप शुरुआत कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एक चीज को छिपाने के लिए दूसरा भ्रष्ट काम करना नई आपदा को ही जन्म देता है। और नई आपदा यूक्रेन और दुनिया तबाह है। अभी पूरा विश्व में नई रिपोर्टिंग आई है कि यूक्रेन और रशिया के वॉर से भारत में ही नहीं विश्व में भी क्या हुआ है, खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि यूक्रेन पूरे यूरोप का अन्न भंडार और अन्न का कटोरा कहलाता है। देखा, ऐसे का यूज हो गया इस कोटेशन का। अब इंपॉर्टेंट जो न्यूज रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या आर्टिकल्स हैं। 10.36 करोड़ जनधन खातों में एक साल से कोई लेन देन नहीं हुआ। अब हम कह रहे हैं वित्तीय साक्षरता के साथ साथ वित्तीय समानता की बात और आर्थिक समानता की बात। आर्थिक समानता कैसे आएगी? जब जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना आया तो तेजी से खाते तो खुले, लेकिन उन खातों में जो तेजी आनी चाहिए थी, हमेशा यूज होना चाहिए था, वो बंद हो गया है और एक साल में कोई लेन देन नहीं हुआ है लगभग 10 करोड़, 10.5 करोड़ खातों में। ये चिंतनीय बात है कि हमें जहां वित्तीय साक्षरता बढ़ाने का काम करना है, वहीं आर्थिक समानता लाने के लिए लोगों के पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। क्योंकि अगर बैंक अकाउंट होगा तो लोग बचत करेंगे, बचत होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो आर्थिक क्रिया बढ़ेगी, आर्थिक क्रिया बढ़ेगी तो सरकार को टैक्स मिलेगा, टैक्स मिलेगा तो सरकार मानव और नागरिकों के लिए क्या बेहतर कार्य करेगा। और फिर बेहतर मानव क्या कहलाएगा? मानवीय संसाधन बनेगा, ह्यूमन कैपिटल बनेगा और ह्यूमन कैपिटल वापस से भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में, इंप्लीमेंटेशन में योगदान करेगा। फिर सरकार का टैक्सेशन सिस्टम बढ़ेगा। समझ रहे हैं? बेलगाम अपराधी, ये राजस्थान की एक घटना का वर्णन है और फिर ये बड़े में दिया गया है, लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा 18 साल हो। राहुल को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाई। अब इस पे अगर प्रश्न बनना हो तो ऐसे बन सकता है कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं हमेशा कोई भी फैसला राजनीतिक रूप से रह करके या सत्ता
सत्ता के पीछे रह करके ले रही है, ये किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। क्या आप इस कथन का समर्थन करते हैं? तर्क प्रस्तुत करिए। तो आप तर्क प्रस्तुत करेंगे, कुछ उदाहरण देंगे। जैसे राहुल गांधी के सिलसिले में तुरंत अभी छोटी न्यायालय निचली अदालत का फैसला आया और बिना वेट किए तुरंत संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है तो फिर संसद सदस्यता दी जा रही है। क्या कोई बताएगा कि इतने दिनों में, इतने महीनों में जो वो जहां के सांसद थे वेमनाड केरल के, उस संसदीय क्षेत्र में जो ये वैक्यूम क्रिएट हुआ कि वहां कोई सांसद सदस्य नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है, उनके मुद्दों को कौन उठाएगा संसद में, कैसे उठाएगा? ये सभी चिंता का विषय है। कभी भी राजनीतिक रूप से परिप्रेक्ष्य, कभी भी राजनीतिक लाग लपेट में आकर के संवैधानिक संस्थाओं को फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्यता के साथ सभी मानकों को उचित रूप से जानकारी प्राप्त करके और उन मानकों का विश्लेषण करने के बाद फैसला दिया जाना चाहिए, तब जाकर के उचित होगा। ठीक है। कई बार हम ये भी सुनते हैं कि हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को ऐसा फैसला नहीं दिया जाना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट बदल दे। जब संविधान एक ही है, संविधान का महत्व एक ही है, संविधान की जो व्याख्या है वो भारत में लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य की स्थापना करने की मानसिकता रखता है, तो वही हाई कोर्ट जो संविधान की शपथ खा रहा है वो दूसरा फैसला दे रहा है और उसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट दूसरा फैसला दे रहा है। ये न्याय में देरी हुआ कि नहीं हुआ? न्यायिक देरी हुई कि नहीं हुई? न्याय मिलना एक अलग बात है, लेकिन न्याय देर से मिलना भी अन्याय है। फिर है कश्मीर के मुद्दे के बजाय अपने अंदरूनी मामले पर ध्यान दे। भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है यूनाइटेड नेशन में। ठीक है। नफरती भाषणों से निपटने के लिए पुलिस संवेदनशील बने। अब यहीं पे देखिए, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और सुप्रीम कोर्ट उनको कह रहा है, निर्देश दे रहा है कि आपको अपने वहां पुलिस को संवेदनशील बनाइए। ठीक है। इसी को लेकर के बहुत पहले एक शब्द दिया था भारत के प्रधानमंत्री ने, स्मार्ट पुलिसिंग। तो इस बारे में जरा आप सर्च करिए, स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था का मतलब क्या है? क्या है SMART का फुल फॉर्म स्मार्ट पुलिसिंग का? ठीक है। फिर है द एलिफेंट विस्पर्स की बेली बनी पहली सरकारी महावत, यानी महावत जो हाथियों को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि तमिलनाडु सरकार ने ये महिला जो एलिफेंट्स के संरक्षण में काम कर रही थी, उन्हीं पे आधारित एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी जिसको इस साल ऑस्कर का अवार्ड मिला हुआ है। इनको तमिलनाडु सरकार ने सरकारी महावत बनाया है और ऐसा करने वाला वो भारत का प्रथम राज्य है और ये प्रथम महिला है। ठीक है। देश के 148 में से केवल 22 हवाई अड्डे ही लाभ में, यानी लगभग 126 जो है हवाई अड्डे नुकसान में चल रहे हैं और ये काफी चिंतनीय विषय है भारत के एविएशन सेक्टर में। ठीक है। एविएशन का सेक्टर आर्थिक क्षेत्र का क्रम है, तो ये जीएस पेपर 3rd में जाएगा, ये भी देख लीजिएगा। लास्ट है, लोकसभा में अंतर सेना संगठन कमान विधेयक को मंजूरी मिल गई है। सेना के भीतर अनुशासन को मजबूत करेगा यह नया विधेयक, इसके बारे में भी आप जरूर पढ़ लें। और आज का ये 5 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको न्यूज़पेपर का मेंस एनालिसिस का नजरिया उत्पन्न हो रहा होगा। देखते रहिए आकार IAS यूट्यूब चैनल, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वरना ऐसे वीडियोस आपसे छूट सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।